स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, वीडियो नंबर 5 में। अगर आप पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 5 और पार्ट 6 देख लीजिएगा। अगर आप पार्ट 5 और पार्ट 6 देख लेंगे तो ये न्यूमेरिकल जितना मैं अभी लगवाने वाला हूँ आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। तो मेरा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। ठीक है, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 50 ओम। देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया है, 50 ओम। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट इसका मतलब पोटेंशियल दिया है, कितना दिया है, 220 वोल्ट। क्लियर बात। हाउ मच करेंट विल द रजिस्टर या हीटर, जो हीटर का रेजिस्टेंस था ये ड्रॉ कर रहा है, मतलब कितना करंट हीटर से पास हो रहा है। तो हमसे करंट पूछ रहा है। तो सिंपल सा हम जानते हैं ओम्स लॉ का रिलेशन इससे होता है, वी नो, क्या जानते हैं, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हमें I निकालना है तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है, देखिए 200, 220 और R की वैल्यू कितनी है, 50। हमने काटा इसको, काटने के बाद 22/5 डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4.4 एम्पियर। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा होगा आपको। तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब, एक है इलेक्ट्रिक बल्ब मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ अ 10 एम्पियर करेंट। जो करंट कितना अलाउ कर रहा है, 10 एम्पियर, व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। उसको पावर सप्लाई कितना दिया जा रहा है, पोटेंशियल कितना दिया जा रहा है, 220 वोल्ट। अब हमें उस बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई सोर्स से ज्वाइन किया जा रहा है। सेम कहानी, ओम्स लॉ लगा दीजिए। बाय ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, IR। हमें यहाँ से रेजिस्टेंस पूछ रहा है, बल्ब का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो V अपॉन I हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, देखिए 220 और I की वैल्यू कितनी है, 10, 0 0 कैंसिल, 22 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 22 ओम। वेरी सिंपल, समझ आ रहा है आपको बात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बस देखिए क्या क्या गिवन है, उससे आप लिखिए, फार्मूला लगाइए, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट कितना हो रहा है, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम 220 वोल्ट पावर सोर्स। अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया जाए, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 1200 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर हम उसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई से या पावर सोर्स से अगर हम कनेक्ट करते हैं, जिस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम, तो कितना करंट ड्रॉज करेगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे सोल्यूशन में, देखिए लिखते हैं गिवन, हाउ मच करंट, हमसे करंट पूछ रहा है, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हमें, R गिवन है कितना, 1200 ओम। तो कह रहा है कि कितना करंट ड्रॉज करेगा। हम देख रहे हैं, फिर यहाँ से ओम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, करंट पूछ रहा है, पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, ओम्स लॉ लगा देंगे। तो बाय ओम्स लॉ
ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, हम यहाँ से I निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है देखिए 220 अपॉन R कितना है 1200, 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 2 से काट देंगे 11 टाइम कटेगा, इसको 2 से काट देंगे 60। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर। आप सॉल्व करेंगे 11 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर। बात समझ में आया? तो हमने देखा कि जो बल्ब था, जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.18 एम्पियर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। अभी तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। इफ़ इन द प्लेस ऑफ बल्ब, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया था 220 वोल्ट सोर्स से, करा कि इफ़ इन द प्लेस ऑफ बल्ब, अगर हम बल्ब के प्लेस पे अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स, अगर कह रहा है कि 220 वोल्ट सोर्स से जो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट किया था, अगर हम क्या करें इफ़ इन द प्लेस ऑफ बल्ब, बल्ब के प्लेस पे अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक हम 100 ओम का अगर हीटर लगा दें, ठीक है, सेम सोर्स से, तो करंट कितना होगा हमसे पूछ रहा है। देखते हैं भैया। तो हमें बोल रहा है कि अगर बल्ब को हटा दिया हमको अभी भी सेकेंड केस में भी इफ़ इन द प्लेस ऑफ बल्ब के प्लेस पर अगर हम हीटर लगाते हैं, ठीक है, तो करंट कितना होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हमने करंट हमसे पूछ रहा है, हीटर लगा रहे हैं बल्ब के प्लेस पे, उस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। करेक्ट, कनेक्टेड द सेम सोर्स, हम सेम सोर्स मतलब पोटेंशियल अभी भी 220 वोल्ट ही दिया जा रहा है। हमसे पूछा करंट कितना ड्रॉ होगा अगर हम बल्ब को हटा करके हीटर लगा दें। तो देखते हैं भैया, यहाँ से निकाल लेते हैं। सेम कहानी, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से करंट I इक्वल टू V अपॉन R निकाल देंगे। V कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 100, 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 2.2 एम्पियर आ जाएगा करंट। 2.2 एम्पियर यहाँ पे करंट आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। कह रहा है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। कह रहा कि अगर हम एक 1200 ओम के रेजिस्टेंस का बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दें तो करंट कितना होगा, ओम्स लॉ निकाल दिया। अब कह रहा है कि जो हम बल्ब लगाए थे जिसका रेजिस्टेंस था 1200 ओम, उसको हटा करके हम एक हीटर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम सेम सोर्स से, तो करंट क्या होगा, हमने निकाल लिया करंट। क्लियर बात। तो हमको यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो करंट कम आया, जब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। और हम जानते भी हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है या हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो V अपॉन R होता है, मतलब रेजिस्टेंस और करंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। रेजिस्टेंस और करंट में कैसा रेशियो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। देखिए, अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें सीख मिला क्या कि करंट और रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, एक वायर है जो 1 मीटर लॉन्ग है, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है 0.2 मिलीमीटर, एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल, मीन्स जो वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा। सिंपल सा वायर का रेजिस्टिविटी पूछ रहा है हमसे। तो सबसे सिंपल जो गिवन उसे लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, हमें लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू दिया है कितना 1 मीटर, और सपोज हमने यहाँ पे एक वायर बना दें इसे समझने के लिए, तो इसका लेंथ कितना दिया है 1 मीटर। ठीक है, और 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर ये है वायर का जो डायमीटर है, अगर हम इसको D माने तो D कितना दिया है 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, एंड हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस दिया है
देखिए डायमीटर दिया था 0.2 मिलीमीटर, इसका रजिस्टेंस दिया है कितना 10 ओम। ठीक है, तो हमसे रजिस्टिविटी मीन्स रो पूछ रहा है। रजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं। हमने आपको रजिस्टेंस रजिस्टिविटी में पढ़ाया था, वीडियो नंबर आप 6 देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप ये न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो नंबर 5 और 6 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 और 6 देख के आइएगा तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर, उसका डायमीटर डी इक्वल टू है 0.2 मिलीमीटर, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम। इस वायर का जो वायर किसी भी मटेरियल से अगर बना है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। तो हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं, जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होती है RA/L। आपको पता होना चाहिए, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करवाया था, सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मेरे पास रेजिस्टेंस R तो है 10, L भी है 1, पर मेरे पास एरिया नहीं है। ये एरिया किसका है, उसी वायर का एरिया। अब इस वायर का एरिया तो दिया नहीं हमें, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो दिया नहीं है। ये एरिया किसका, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया। और हम देख रहे हैं कि ये एरिया कैसा, सर्कुलर पार्ट में है। हमें सर्कल का एरिया तो पता है नहीं, हमें क्या पता है डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है, डी इक्वल टू दिया था 0.2 मिलीमीटर। तो हम देख रहे हैं ये मिलीमीटर में दिया है, हम इसको SI में चेंज करेंगे, मतलब मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमको। तो डायमीटर को D को अगर हम चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 0.2। देखिए ये मिलीमीटर में था, हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर बात। अब फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए 1.2 यहाँ पर लगा है, बात समझ रहे हो। मतलब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ ये डायमीटर आ जाएगा। पर हमें एरिया चाहिए, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। एरिया के लिए तो हमें चाहिए होता है, एरिया क्या होता है, देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा, सर्कल फॉर्म में है। तो क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन के एरिया सर्कल फॉर्म में, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। बात समझ में आ रहा है आपको, πr²। पाई की वैल्यू तो मुझे पता है, पर रेडियस नहीं पता है। रेडियस में पता होता है क्या, डायमीटर/2 होता है। अगर हमें डायमीटर पता है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर/2। इसका क्या मतलब हुआ, 2 × 10⁻⁴/2। बस समझ में आ रहा आपको, इसका मतलब ये 2 और 2 ये कैंसिल। ठीक है, मतलब रेडियस कितना आ गया हमारा 10⁻⁴। देखिए ये चीज़ें बारीकी से आराम समझिएगा इसको। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया मतलब क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 हम जानते हैं, या पाई की वैल्यू हम 3.14 भी रख सकते हैं। इंटू रेडियस कितना है 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3.14 × 10⁻, देखिए एक्सपोनेंट का रूल -8 हो जाएगा। हमें ये एरिया पता चल चुका है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको ये डायमीटर दिया था, हमने देखा कि क्रॉस सेक्शन कैसा सर्कुलर फॉर्म में है, डायमीटर से हमने रेडियस निकाला, रेडियस से एरिया निकाल लिया। अब मेरे पास रेस्टिट्यूटिव फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। हम इसमें जब रखेंगे वैल्यू को, देखिए आप आराम से करिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप इसको करने के बाद वीडियो देख रहे हैं आप, पहले इसको उतारिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब हम जाते हैं रेस्टिट्यूटिव रो इक्वल टू क्या होता है RA/L। वैल्यू रखते हैं, R की वैल्यू कितनी है 10 है। A की वैल्यू कितनी अभी निकाला हमने 3.14 × 10⁻⁻8। देखिए यहाँ पे अपॉन में ये L मतलब क्या, कितना है 1 रखेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि हम जब रेस्टिट्यूटिव रो निकालेंगे तो इस 10 से यहाँ एक 0 कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा 3.14 × 10⁻⁻7। ठीक है, और रेस्टिट्यूटिव की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके फिर रिवाइंड करिए, वीडियो को आराम से देखिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने यहाँ से बताना शुरू किया था, फिर कैसे हमने एरिया निकाला, फिर कैसे फॉर्मूला रख करके हमने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट किया। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल सरल है। आप क्वेश्चन को आराम से समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है, उसका सोल्यूशन देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपका एनसीईआरटी बुक में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, पेज नंबर 221 या 222 पे है, 221 222 पे है, आप देख लीजिएगा एक बार इलेक्ट्रिसिटी में जा करके, ठीक है। तो आप रजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। बोर्ड एग्जाम में रजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में बहुत बार पूछा गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। वी हैव अ कॉपर वायर, हमारे पास क्या बोला है कि एक कॉपर वायर है, चलो बना दिया, समझते हैं, चलो ये कॉपर वायर है, ऑफ रजिस्टेंस आर, इसका जो रजिस्टेंस है वो आर है, इसका रजिस्टेंस कितना है, रजिस्टेंस अगर हम लिखें तो ये आर दिया है। द वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, मतलब वायर को हम जब पुल करते हैं, मतलब खींच के पतला इसको खींचते हैं पकड़ के दोनों सिरों से, ठीक है, तो इसका लेंथ जितना था अब खींचने के बाद लेंथ डबल हो जाता है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। वी हैव अ कॉपर वायर, हमारे पास एक कॉपर वायर था, सपोज हम मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है एल, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। एक हमारे पास वी हैव अ कॉपर वायर, हमारे पास एक कॉपर वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, चलिए मान लिया हमने एल लेंथ का कॉपर वायर था, इसका एरिया ए था, देखिए एरिया दिया नहीं कि हम मान सकते अपने से लेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस में आर गिवन है। अब पर द वायर इज पुल्ड, वायर को खींचा जा रहा है, सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, खींचने के बाद इसका लेंथ क्या हो जाए, डबल हो जाए। हम देखते हैं अगर इसको खींचेंगे तो इसका लेंथ डबल मतलब लंबाई बढ़ जाएगा और एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ डबल होने का मतलब कि जो नया लेंथ आएगा, अगर उसको एल डैश माने तो पहले लेंथ अगर एल था तो अब लेंथ कितना हो गया 2L, ऐसा क्वेश्चन दिया है। द वायर इज पुल्ड, अगर हम वायर को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो पहले जितना लेंथ था, पहले एल लेंथ था, अब क्या हो रहा है, लेंथ इज डबल्ड, लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल्ड हो जा रहा है, मतलब हमने जो नया लेंथ आएगा वो डबल हो जाएगा जित पहले लेंथ था। इतना बात क्लियर आ रहा है। फाइंड द न्यू रजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रजिस्टेंस, क्या बोल रहा है, फाइंड द न्यू रजिस्टेंस मीन्स पहले जितना रजिस्टेंस था वायर का, अब हमने वायर को पुल किया, जब वायर को हमने खींचा, ठीक है, तो इसका रजिस्टेंस जो चेंज हो गया, तो नया रजिस्टेंस जो इसके पास आया आर डैश, हम नया रजिस्टेंस मानते हैं आर डैश कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रजिस्टेंस, मतलब पहले अगर रजिस्टेंस आर था तो अब आर डैश जो नया रजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, आप आर के टर्म्स में बताइए। क्वेश्चन समझ लिए, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। एक कॉपर का वायर था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर था, तो हमने मान लिया कि भैया चलो एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ है एल, एरिया है ए, रेजिस्टेंस आर गिवन था, ठीक है। अब करा कि इस वायर को मैं पुल कर रहा हूँ, जब इसको खींच रहा हूँ तो जितना पहले लेंथ था अब वो डबल लेंथ का हो गया, मतलब जो नया लेंथ आएगा वो डबल हो जाएगा प्रीवियस लेंथ का। बिल्कुल सही बात है। हमें एरिया के बारे में भी कुछ पता है नहीं, एरिया को अगर हम ए डैश माने, एरिया कोई जानकारी भी मुझे है नहीं, बस लेंथ बोला था कि लेंथ डबल हो गया, ठीक है। अब करा न्यू रजिस्टेंस, मतलब वायर को खींचने के बाद, पुल्ड करने के बाद नया रेजिस्टेंस क्या आएगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम वायर चाहे ऐसे मतलब एल लेंथ का हो, चाहे हमने इस खींच को डबल लेंथ का कर दिया, तो क्या इसमें चेंज नहीं हुआ होगा, रजिस्टिविटी। हम जानते हैं कि रजिस्टिविटी जो होता है वो लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, या कंडक्टर या वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। इसका मतलब कि जो रजिस्टिविटी इसकी है वही रजिस्टिविटी इसकी भी होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बात। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, हमने लिखा कि आफ्टर पुल्ड आउट, खींचने के बाद जो वायर का रजिस्टिविटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसकी रजिस्टिविटी अगर हम निकालें तो रजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होती है, इसका रेजिस्टेंस होता है, देखिए आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस आर है, एरिया ए है, अपॉन एल, हम ये जानते हैं फार्मूला से, आर ए बाई एल, ठीक है। और इसकी रजिस्टिविटी अगर निकालना चाहे रजिस्टिविटी, तो क्या हो जाएगा रजिस्टिविटी इसकी, इसका रेडियस मुझे नहीं पता, सॉरी रेडियस कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसका रेजिस्टेंस है आर डैश, ठीक है। एरिया मुझे नहीं पता, एरिया है ए डैश, अपॉन लेंथ कितना है एल डैश। क्लियर है बात। इसके बेस पे रजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ होता है रजिस्टिविटी, तो इसके बेसिस पे रजिस्टिविटी ये आ जाएगा, इसके बेसिस पे रजिस्टिविटी ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से,
अब जिस प्रकार से रजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, वैसे ही एक फिजिकल कंडीशन और है जो चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब वो क्या चेंज नहीं हुआ होगा, वो है वॉल्यूम। हम जानते हैं कि अगर हम कोई मेटल पीस लिए हैं, हम उसको पतला कर दें, खींच के मोटा कर दें, कुछ भी कर दें, मेल्ट कर दें, तो क्या चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मतलब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसका वॉल्यूम भी होगा। ये बात समझ में आता है आपको? किसी भी, मान लीजिए कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर उसको हम मेल्ट कर दें या कुछ भी कर दें, उसको खींच के पतला मोटा कर दें, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम मतलब क्या, जितने मटेरियल इसमें यूज हुए उतने मटेरियल सेम यहाँ पे यूज हुआ होगा, जितने ग्राम का ये होगा उतने ग्राम का ये भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि खींचने के बाद वो कम हो जाएगा, तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर हम इस केस में वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, एच मतलब देखिए एल है यहाँ पे, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या मिल गया, एरिया इंटू एच। और जब यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू एच मतलब क्या, एल डैश। और वॉल्यूम वी इक्वल टू एरिया का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। और एल डैश कितना है, 2L के बराबर है। अब देखिए चूंकि ये दोनों वॉल्यूम एक ही वायर के हैं, मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू वी। अगर हम ये दोनों V, चलो इसको V डैश मान लिया, तब V डैश, V इक्वल टू V डैश, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो बराबर ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू इसका क्या है, A डैश इक्वल टू 2L। L से L कैंसिल, ये आ जाएगा नीचे, मतलब एरिया A डैश कितना आ जाएगा, A/2। तो हमको समझ में आया कि जो नए वाला के एरिया होगा, A डैश होगा, वो जितना एरिया पहले था उसका हाफ हो गया होगा। बात समझ में आता है? अब देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद हम जानते हैं कि रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। अब रजिस्टिविटी का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इक्वेशन सेकंड माने, लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो रो इक्वल टू रो हो जाएगा, दोनों रो, क्योंकि रजिस्टिविटी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, RA अपॉन L इक्वल टू, यहाँ देखिए R डैश A डैश अपॉन L डैश। समझ में आ रहा बात? अब इधर साइड में सॉल्व करता हूँ मैं, RA अपॉन L ये तो ऐसे ही रहेगा, RA अपॉन L ये तो रहेगा ही रहेगा। R डैश की वैल्यू कितनी है, ये तो हमें निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस को निकालना है। A डैश की वैल्यू कितनी है, A/2, तो मैं यहाँ पे A/2 लिख सकता हूँ, A डैश के प्लेस पे A/2 रख दिया, अपॉन L डैश की वैल्यू कितनी है, 2L। L डैश की वैल्यू कितनी है, 2L। देखिए L डैश इक्वल टू 2L, क्योंकि लेंथ उसका क्या है, तो यहाँ पे 2L लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, देखिए ये हो जाएगा RA अपॉन L तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू R डैश मुझे निकालना है इनटू A ऊपर रहेगा ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, हो जाएगा 4L। देखिए L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, ठीक है, मतलब मेरे पास आ गया R इक्वल टू R डैश बाई 4। या हमसे R डैश पूछा था, तो R डैश कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4R। मतलब जो नया रजिस्टेंस आएगा वायर को डबल करने के बाद, अगर हम वायर को पुल्ड करके खींचने के बाद जो इसका रजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 4R। मतलब पिछले वाला जितना रजिस्टेंस था उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। और हम जानते भी हैं कि लेंथ बढ़ने से रजिस्टेंस बढ़ता है, तो हम लिख देंगे द न्यू रजिस्टेंस इज, आप लिख सकते हैं द न्यू रजिस्टेंस इज 4 टाइम द ओरिजिनल रजिस्टेंस। लिख दिया द न्यू रजिस्टेंस इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल रजिस्टेंस। तो यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर बात को? आप बिल्कुल आराम से वीडियोस को दोबारा देखिए, चौड़ा देखिए, समझिए बात को, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइंड करवा दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि एक वायर था L लेंथ का, उसका एरिया A मान लिया, रेजिस्टेंस R दिया था, करेक्ट। इसको हम पुल्ड कर दें, मतलब डबल कर दें, पुल्ड करने के बाद इसका लेंथ जितना पहले था उसका डबल हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, हमसे पूछा था। हम जानते हैं रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, इसके बेस पे हमने रजिस्टिविटी यहाँ लिख दिया, इसके बेस पर रजिस्टिविटी यहाँ लिख दिया, ठीक है। और एक चीज़ और चेंज नहीं होता, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। अब पाई आर स्क्वायर को बोलते हैं एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। हम देखा एरिया इंटू हाइट कितना है इसका, L है, इसको लिख दिया। इसके हिसाब से इसका वॉल्यूम निकाल लिया, एरिया मतलब A डैश,
एल मतलब 2L लिख दिया यहाँ पे। हमने जब इस दोनों को, चूँकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम को कंपेयर किया तो हमको यहाँ से ए डैश की वैल्यू मिल गई। जब ए डैश की वैल्यू मिल गई तो हम जानते थे, हम क्या जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट मतलब रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो हमने जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज किया तो हमने देखा रो इक्वल टू रो, ठीक है, रो, इस रो का वैल्यू रखा, चाहे तो इसको भी अभी के लिए रो डैश मान सकते हैं, अब चाहे तो इसको रो डैश मान सकते हो इक्वेशन 2 को, ठीक है, लेकिन हाँ इक्वल होता है ये जानते रहेंगे, हम समझने के लिए रो डैश मान सकते हैं। तो रो इक्वल टू रो डैश दोनों का वैल्यू रखा, यह सॉल्व किया, तो हमें यहाँ सॉल्व करने के बाद जो आर डैश है मतलब न्यू रजिस्टेंस कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया। जो न्यू रजिस्टेंस है 4 टाइम आ गया ओरिजिनल रजिस्टेंस के। क्लियर बात। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जब ही जैसा हमने भी क्वेश्चन किया। लिखा क्या है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड आउट सो दैट इट्स लेंथ बिकम 6/5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब एक वायर था, उसका लेंथ सपोज L था, हमने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया मतलब खींचा उसको, तो जितना पहले लेंथ था अब जो नया लेंथ हुआ पुराने वाले लेंथ का कितना हो गया, 6/5 टाइम्स हो गया। क्लियर बात। सेम वहाँ डबल हो रहा था, यहाँ 6/5 टाइम्स हो गया। सेम कहानी, क्या चेंज नहीं होगा, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर बात। इतना तो पीछे सीख ही लिया कि चाहे हम वायर को छोटा करें, मोटा करें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इफ़ इट्स ओरिजिनल रजिस्टेंस इज 25 ओम। ओरिजिनल मतलब क्या, जब वायर को स्ट्रेच नहीं किया गया था तब का रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी भी फाइंड करना है। मतलब कि लेंथ उसका स्ट्रेच आउट करने के बाद उसका नया रेजिस्टेंस क्या आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन नया रेजिस्टेंस क्या था, 4 टाइम था ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। इसमें पूछ रहा है कि अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और रजिस्टिविटी भी बताइए। बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है। आप वीडियोज पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। एक बार आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैच करते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अ वायर इज स्ट्रेच्ड आउट सो दैट इट्स लेंथ बिकम 6/5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक वायर था, सोल्यूशन मान लेते हैं। चलो मान लिया कि एक वायर था, ये एक वायर है जिसका लेंथ था L, इसका एरिया था A और इसका रजिस्टेंस देखिए, ओरिजिनल रजिस्टेंस 25 दिया है, इसका रजिस्टेंस क्या था 25 ओम। ये सब गिवन है, ये सब क्या है, गिवन है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन क्या बताया है, देखिए हमने बोला है अ वायर स्ट्रेच्ड आउट। अब इस वायर को हम स्ट्रेच्ड कर दे रहे हैं, मतलब इस वायर को हम खींच करके पतला कर दे रहे हैं। स्ट्रेच करेंगे तो पतला ही हो जाएगा, खींच दिया हमने इसको। कह रहा है कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड आउट, खींचने के बाद सो दैट इट्स लेंथ बिकम, जो इसका लेंथ है, अगर L डैश इसका लेंथ माने तो क्या होगा, 6/5 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जितना था उसका 6/5 हो जाएगा, मतलब 6/5 टाइम ओरिजिनल लेंथ मतलब L। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि L डैश कितना हो जाएगा 6L/5। ये बात समझ में आता है बात, कि जब हमने वायर को स्ट्रेच्ड किया तो जो नया लेंथ आया, जो नया लेंथ आया स्ट्रेच करने के बाद वो 6/5 टाइम्स है ओरिजिनल लेंथ का। ओरिजिनल लेंथ हमने L माना था। क्लियर बात, कन्फ्यूजन एकदम खत्म हो गया। अब देखिए, हमें एरिया मानते चलो A डैश है, एरिया बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है, और हमसे रजिस्टेंस इसका पूछ रहा है, इसका रजिस्टेंस जो है R डैश मान लिया, हमसे ये पूछ रहा है। क्लियर है बात। तो देखो सेम कहानी है कि नहीं, हम पहले क्या करें, एरिया निकाल लें, फिर रजिस्टिविटी से कंपेयर कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, वॉल्यूम से। तो सेम कहानी हम जानते हैं कि वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम V इक्वल टू क्या होता है, πr²h। क्यों हमने लिखा है ऐसे, क्योंकि सिलेंड्रिकल है ना, वायर सिलेंडर तो होता है। तो V इक्वल टू हम आल्सो लिख सकते हैं, आल्सो V इक्वल टू πr² मतलब एरिया, h मतलब L। ये वॉल्यूम आ गया किसका, इस केस के लिए। सेम कहानी V डैश, यहाँ का वॉल्यूम अगर निकालें तो यहाँ पे भी एरिया क्या है A डैश और लेंथ हाइट कितना है L डैश। हम अगर इसको सॉल्व करें V डैश को, तो A डैश इंटू ये L डैश, L डैश कितना भैया 6L/5, 6L/5। ये बात समझ में आता है आप लोग को। अब हम जानते कि ये एक ही वायर तो है, वायर को खींचे, ताने, मोड़े, तोड़े, कुछ भी करें, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर, अब जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मतलब V इक्वल टू V डैश, हमने उसमें भी किया था। तो V कितना है देखो, A इंटू L इक्वल टू इसका V कितना है A डैश इंटू 6L/5। अब देखा हमने L से ये L कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 6 आ जाएगा नीचे, मतलब A डैश हो जाएगा हमारा।
ठीक है, ए डैश कितना हो जाएगा 5a/6, तो 5 को मल्टीप्लाई ए से हो गया, 5a/6 आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5a/6, क्लियर बात। ए डैश कितना आ गया 5a/6। अब हमें एरिया पता चल चुका है। अब हम जानते हैं एक क्या चीज़ और चेंज नहीं होती, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। वी नो, लिख सकते हैं आप एक स्टेटमेंट कि हम जानते हैं वी नो रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे एल लेंथ का हो या हमने इसको खींच करके पतला कर दिया हो, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट केस के लिए जो रजिस्टिविटी है वो रो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, चलो रो मानते हैं फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस की रजिस्टिविटी क्या मानते हैं, रो डैश। तो फर्स्ट केस के अनुसार रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा RA/L होता है रजिस्टिविटी, हम जानते हैं फार्मूला, तो हो जाएगा RA/L। इसके लिए R डैश A डैश अपॉन L डैश, सेम कहानी जैसे बिल्कुल पीछे सॉल्व किया था हूबहू कॉपी पेस्ट करना है। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँगा तो RA/L तो वही रहेगा। R डैश की वैल्यू कितनी है ये तो मुझे निकालना है, R डैश हमें निकालना है। A डैश कितना है, A डैश अभी हमने कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पे 5a/6, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5a/6, क्लियर बात। अपॉन में L कितना है, सॉरी ये इसका L डैश कितना है, देखिए ये तो हमने यहाँ लिख दिया, इसको इधर अलग वैल्यू में पुट कर रहा हूँ ना। L डैश की वैल्यू कितनी है, L डैश है 6L/5, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 6L और अपॉन 5। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा से आराम से करिएगा वरना गलती हो जाएगा, ठीक है, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। मैं जब इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, देखिए यहाँ पे RA/L रहने देते हैं, ठीक है। देखिए ये 6 आ जाएगा नीचे, ये 5 जाएगा ऊपर, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको R डैश इंटू 25a, समझ में आ रहा है बात, अपॉन 36L। आप कैलकुलेट करिएगा इसको कितना ही आएगा। देखिए L से ये L कैंसिल, A से ये A कैंसिल, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि R इजकल टू R डैश इंटू 25/36 है, 36 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे 36R इजकल टू R डैश इंटू 25, ये पॉइंट नहीं इंटू है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हमको R डैश चाहिए, 25 को डिवाइड मार देंगे तो यहाँ से R डैश कितना हो जाएगा, देखिए 36R/25। और हम जानते हैं R की वैल्यू मुझे पता है, R की वैल्यू कितनी 25, बात समझ में आ रहा ना, ये क्वेश्चन में गिवन था। R के प्लेस में 25 रखता हूँ, 36 इंटू 25/25, 25 कैंसिल, तो R डैश कितना आ गया 36 ओम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझिए क्वेश्चन को, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन में दिया था कि एक वायर था जिसका लेंथ L था, हमने इसको खींच करके स्ट्रेच करके उसका 6/5 ओरिजिनल लेंथ कर दिया, ठीक है। तो रजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने रजिस्टेंस निकाला तो वो 36 ओम हो जाएगा। हम जानते भी अगर लेंथ बढ़ेगा तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि रजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। अब सेकेंड पूछा था रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे रजिस्टिविटी रिमेन सेम, क्यों, वी नो डेट रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, क्योंकि रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस टाइप के न्यूमेरिकल लगाने से पहले वीडियो नंबर 5 और 6 देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा, आप जाए वहाँ से देखें, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप कर दीजिएगा चाप के, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।